स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि मैं रिवीजन सीरीज ले रही हूं जिसमें हमने कंटिन्यू किया है वेव ऑप्टिक। क्लास 12th का वेव ऑप्टिक में मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपको चैप्टर एट ए ग्लांस करना चाहिए पहले और सारे टॉपिक का कंटेंट और थ्योरी करनी चाहिए। जब हम ये कंप्लीट करेंगे तब कंसेप्शनल और न्यूमेरिकल पे जाएंगे। करेक्ट। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बस एक्सप्लेन किया था कि वेव फ्रंट क्या है और हाइजीन की प्रिंसिपल क्या है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि हाइजीन की थ्योरी को यूज करके आप कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली क्या होता है आप हमेशा से जानते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। लाइट अगर एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है और किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में चली जाती है वापस, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो हाइजीन ने कैसे इसे प्रूव किया है यूजिंग द थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट। आपको मैंने वेव फ्रंट बताया था कैसे बनता है और कितने प्रकार के होते हैं। ये अगर आपको और क्लैरिटी से उसके छोटे छोटे नोट्स बनाना है तो प्लीज मेरा लास्ट वीडियो देखिए। अब हाइजीन का प्रिंसिपल क्या है, देखिए मैंने दो उसके पोस्टुलेट बोर्ड पे लिख रखे हैं जस्ट एक रिवीजन के लिए, क्योंकि पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम डायग्राम बनाते हैं और कैसे हम उसको प्रूफ करेंगे। आपको ऑप्टिक्स में बहुत थ्योरेटिकल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख करके भी अपने डेरिवेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। So each point on the given wave front, जो आपका वेव फ्रंट था वो कैसे बन रहा था, वो डिस्टर्ब्ड पार्टिकल के लोकस से बन रहा था जब आप उसको ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है ना, हमने टेंजेंट बनाना सीखा है। तो ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अगला वेव फ्रंट बनेगा उसके लिए आपका जो प्राइमरी वेव फ्रंट है वो सोर्स की तरीके से काम करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहूं कि ये एस सोर्स है, ये सारे पार्टिकल जो डिस्टर्ब हुए एट द सेम टाइम एट द सेम डिस्टेंस हैविंग सेम फेज, ये आपका प्राइमरी क्या बन गया, एक लोकस। सारे पॉइंट को ज्वाइन करते मैंने बना लिया, या एक डिस्टर्ब्ड पार्टिकल का वेव फ्रंट बन गया। तो ये मेरा प्राइमरी है। प्राइमरी जो आगे डिस्टरबेंस सेंड आउट करेगा, ठीक है, जब उसने डिस्टरबेंस आगे की तरफ दिया तो उन सब का फिर हम क्या ज्वाइन करेंगे, वो वेवलेट्स कहलाएंगे। तो ये जो पार्टिकल डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं जिनको हम ज्वाइन करते हैं, जिनमें हमने एक सर्कल बनाया था और टेंजेंट बनाया था, आप लास्ट वीडियो में देखिए मैंने कैसे बनाया था, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए जो ये वेवलेट्स डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, ये वेवलेट्स के लिए सोर्स कौन है, प्राइमरी है। ठीक है, तो प्राइमरी वेव फ्रंट के कारण सेकेंडरी बना है, सेकेंडरी के बाद अगला वाला बनेगा। इसका मतलब जैसे सोर्स डिस्टरबेंस भेजती है वैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी बनाएगा और सेकेंडरी नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाएगा। ये हाइजीन का पहला पोस्टुलेट था कि ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। New position of the wavefront on any instant is the envelope of secondary wavelets. ठीक है ना, तो जो हमने न्यू पोजीशन ड्रॉ करी वो कैसे बनेगी, वो किसका एनवेलप है, ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रही है, जो न्यू पोजीशन बनेगी इसके आगे में मान लीजिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हम एक नई वेव फ्रंट बनाते हैं, तो उसको हमको किसको मिला के बनाना है, वो सारे वेवलेट्स जो उस समय एक ही समय पे डिस्टर्ब्ड हुए हैं, जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अब हम इस थ्योरी को यूज करके प्रूफ करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या कहता है, आपको याद है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज रिफ्लेक्शन। उसके दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो आई है वो किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। और दूसरा लॉ ये कहता है कि जो आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आपकी तीन रेज हैं, कौन कौन सी रेज हैं, इंसिडेंट रे जो सरफेस पे पड़ रही है, यहां से जो सरफेस से जाती है रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में जो हम ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जिनके बीच में आई और आर बनता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। तो ये तीनों जो रेज हैं दे आर ऑन द सेम प्लेन। ये दो लॉज है रिफ्लेक्शन के। तो मैं ये वाला लॉ जो है I इक्वल टू आर हाइजीन की थ्योरी से प्रूफ करूंगी। और अभी तक हम पढ़ते क्या आए हैं
कि ये रिफ्लेक्टेड है, सॉरी ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, बीच में नॉर्मल है, पर इनके बीच में हाइजीन ने वेवलेट्स की पोजीशन, वेवफ्रंट की पोजीशन कैसे एक्सप्लेन करी, अब वो वाला डायग्राम देखिए आप। तो ये मेरा जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लीजिए x1। पहले अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाता है तो डेरिवेशन इजी रहता है। बहुत सिंपल सी चीज प्रूफ करना, I इक्वल टू आर, और जो डायग्राम आप बना रहे हैं समझ के, बस उसे ही आप छोटा सा ब्रीफ वर्ड्स के फॉर्म में एग्जाम में लिख सकते हैं। तो मेरी जो ये वेव फ्रंट है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेव फ्रंट, ओके। तो ये जो मेरी वेव फ्रंट है वो किससे बनी है, इंसिडेंट लाइट जो है ना, जो हमारी वेव फ्रंट्स हैं वो वेवलेट से बनती है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स एट द सेम इंस्टेंट। तो ये हमारी जो आपकी मान लीजिए जिसका नाम मैंने दे दिया PA, तो अभी मेरे पास PA जो है वो क्या है, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है। और ये जो वेव फ्रंट है ये वेवलेट से बनी हुई है, करेक्ट। तो जो वेवलेट A पर है वो टकराई सरफेस से और सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। तो मैंने पहले A के पॉइंट से वेवलेट को रिफ्लेक्ट करा दिया, क्योंकि सारे वेवलेट्स सरफेस पे पड़ेंगे, फिर सब रिफ्लेक्ट होंगे और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक नई वेव फ्रंट बनाएंगे। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो अब आपकी जो A से है वो पहले रिफ्लेक्ट हुई, सबसे लास्ट, अब ये B थोड़ा और बढ़ते चली जाएगी, तो सबसे लास्ट कौन सी वेवलेट टकराएगी, जो P पर है, और वो टकराने के बाद आपकी यहां आएगी। सो एरोस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है जब डायग्राम पूरा बन जाता है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन कैसे स्टेप है वो देखिए आप। पहले A से टकराया है, फिर P वाली वेवलेट आखिरी में टकराई है। बट हमारा थ्योरी में है वो इंपॉर्टेंट है कि सबको सेम टाइम पे और सेम समय पर कांस्टेंट फेज के साथ जब हम पॉइंट्स को मिलाएंगे तभी हमारी न्यू वेव फ्रंट बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मान लीजिए हम कह देते हैं P डैश। तो लास्ट जो PP डैश है, ये जो डिस्टेंस है PP डैश का लास्ट डिस्टेंस, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि PP डैश इज डिस्टेंस विच इज CT, वेलोसिटी इनटू टाइम। उसके लिए मैं A को सेंटर मानते हुए CT का मैं आर्क बनाऊंगी, क्योंकि सारे वेवलेट का टाइम सेम होना चाहिए। तो व्हाट आई डिड इज टेकिंग A एज सेंटर एंड CT एज रेडियस, ठीक है। इस पर मैंने एक आर्क बना लिया प्रोटेक्टर रख के, और अब मैं इसके टैंजेंट से जब लाइन पास करूंगी तो ये जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा A डैश। अब P डैश से A डैश जो है वो जितने वेवलेट्स मिलेंगे उनका जब हमने एनवलप बनाया तो उसने हमें दिया P डैश A डैश एज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। क्लियर होगी बात कि अगला वेव फ्रंट कैसे बना। A से टकराया, लेकिन कहां पे हमें वेव फ्रंट की पोजीशन लोकेट करनी है, तो उसके लिए हमने फाइनल डिस्टेंस लिया PP डैश, क्योंकि फाइनल डिस्टेंस है, और PP डैश किसके बराबर होगा, CT के बराबर। A पे हमने सेंटर मानते हुए एक आर्क बनाया, और हमने जब वो टैंजेंट ड्रॉ किया P डैश A डैश, तो वो आपको पोजीशन दे दी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की। प्रूफ करते समय देखिए, एक नॉर्मल हम यहां ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल हम यहां ड्रॉ करेंगे, एग्रीड। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यही बनेगा आपका, किस किस के वेव फ्रंट के बीच में, इंसिडेंट वेव फ्रंट के बीच में और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के बीच में। अब जब हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट के साथ बना लिया है वेव फ्रंट, तो बीच के सारे वेवलेट्स टकरा के इसी के बीच में आना चाहिए, यानी PA से जितने भी वेवलेट्स जाएंगे वो सब के सब P डैश A डैश पे होने चाहिए। इसके लिए मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया, मान लीजिए Q एक रैंडम कोई भी पॉइंट है, कोई भी वेवलेट है, वो टकराएगा, मान लीजिए उसको मैंने कह दिया K, और टकरा के जो वो मिलेगा तो वो भी कहां मिलना चाहिए, लेट इट बी Q डैश, यानी उसका भी जो टैंजेंट है वो उसी पॉइंट पर आना चाहिए। अब ये डायग्राम आप बना लीजिए, इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस देंगे जो इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ है, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R देंगे जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के साथ है। अब मैं इसमें आपको प्रूफ करके बताऊंगी कि I इज इक्वल टू R। डायग्राम की क्लैरिटी होनी चाहिए। Q से K जा रहे हैं, K से Q डैश जा रहे हैं, पर डिस्टेंस विल बी सेम, यानी जो QQ डैश है वो भले Q से वेवलेट पहले K तक आया है और K के बाद उसने Q डैश लिया है, करेक्ट,
बट दे ऑल आर इन द सेम वेव फ्रंट, यानी सब किसके बराबर होंगे, PP डैश, एंड दैट इज इक्वल टू QQ डैश इज इक्वल टू CT, वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि प्रूफ कैसे करना है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करना है। मेरा डायग्राम ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे सिर्फ ये दोनों ट्राइंगल देखने हैं। अब देखिए मैं इसे थोड़ा ब्रॉड कर देती हूँ लाइंस को, जिसमें आपको क्लियर रहे। तो मैंने ट्राइंगल जो लिया है वो लिया है AKQ, एग्रीड, जहां पर मेरे पास Q पर 90 डिग्री है और A पर I है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि व्हाट इज AK sin I, तो व्हाट यू कैन से 90 के सामने वाला जो होता है वो आपका हाइपो होता है ना, तो दिस इज नथिंग बट QK है ना। तो sin I क्या हुआ, sin I इज QK बाय AK, पर मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ क्योंकि अब आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है 12th में। सिमिलरली मैं जो दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ वो कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के साथ ले रही हूँ। कौन सा ट्राइंगल, दैट इज KQ डैश P डैश। तो सिमिलरली जब मैंने कोई भी बात कही मतलब वैसे ही होगा। तो AK जो sin I के साथ है वो हो जाएगा KP डैश sin R के साथ, and that is equal to, instead of QK now it is Q dash K, है ना। ये मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया कि वेवलेट जो इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड तक आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पे मिलना चाहिए। ये हमारी हाइजीन की कंडीशन है कि उन सब के मिलने का समय एक ही होना चाहिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पे। तो टाइम इज व्हाट इज, जो हम एक जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं कि वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट इज टाइम, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब क्योंकि मीडियम वही है, रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो मीडियम मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज c, और डिस्टेंस क्या हो रहा है, तो मैं कहूं कि टाइम जो है, अगर मैं टाइम की बात करती हूं कि पार्टिकल Q से आया, यानी कोई भी वेवलेट डिस्टर्ब हुआ, Q से टकराया, टकरा के यहां आया है, ठीक है ना, ये रैंडम की बात हो रही है, Q से K से Q डैश, तो क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस इज QK बाय वेलोसिटी प्लस KQ dash by velocity. Velocity is not changing because I have to concentrate about the time. Wavefront पे सब उन्हीं वेवलेट का एनवलप है जो एक ही समय पर डिस्टर्ब्ड होंगे। ये हाइजीन की थ्योरी हमें ध्यान रखनी है। तो मैंने टाइम का कौन सा फॉर्मूला लगाया है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस जो है Q से Q डैश, टोटल डिस्टेंस मेरा ध्यान रहे QQ डैश है, और उसके लिए मैंने टाइम इस फॉर्मूले से निकालिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब देखिए मैंने ऑलरेडी QK और Q डैश के दोनों ट्राइंगल से निकाल रखा है, तो टाइम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, QK की जगह मैं लिख सकती हूँ AK sin I बाय C, प्लस इसकी जगह लिख सकती हूँ KP डैश sin R बाय C, एग्रीड। अब ये KP डैश क्या है, व्हाट इज दिस KP डैश, ये KP डैश को मैं लिख सकती हूं कि इट इज AP डैश माइनस AK। तो ये डायग्रामेटिकली है, थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री का यूज करना पड़ता है जब भी आप ऑप्टिक्स करते हैं। तो दैट आई कैन राइट इट इज AP डैश माइनस AK। तो अब आपकी टाइम की इक्वेशन बन गई AK sin I बाय C प्लस AP डैश sin R बाय C माइनस AK sin R बाय C। मैंने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, sin R जो है वो KP डैश के साथ जगह हो गया AP डैश माइनस AK। तो मुझे 3 टर्म मिल गए। इन 3 टर्म में मैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में क्या कॉमन ले सकती हूँ, आई कैन टेक AK कॉमन, तो टाइम हो जाएगा sin I बाय C माइनस sin R बाय C, प्लस लास्ट टर्म में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, लेट इट बी एज इट इज। व्हाई आई हैव डन दिस, व्हाट इज AK, AK इज दिस पॉइंट, है ना, जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर है। अगर मैं कोई और पॉइंट यहां ले लेती, मान लीजिए लेट इट बी टेकन एज L, तो L अगर आके यहां टकराता तो ये AK हो जाता, है ना, लेकिन मिलता वहीं इसी वेव फ्रंट पे मिलता। इसका मतलब ये है
कि जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हमारे पार्टिकल टकरा के जा रहे हैं, दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन द टाइम। अगर वो टाइम इंडिपेंडेंट फैक्टर है, कौन? ये ए के, ये बदलता जाएगा ए से लेके पी डैश के बीच में, लेकिन इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द टाइम। तो आप एक लाइन लिखेंगे कि द टर्म ए के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, एंड इफ इट इज इंडिपेंडेंट, ये पूरा टर्म हमें क्या करना है? जीरो करना है। तो व्हाट आई हैव टू राइट? आई हैव टू राइट दैट ए के ब्रैकेट में sin i by c माइनस sin r by c इज नथिंग बट जीरो। ए के जीरो हो सकता है क्या? नहीं, ए के जीरो नहीं हो सकता, पर टाइम इंडिपेंडेंट होगा। याद रखिएगा, वो टाइम पे निर्भर नहीं करता। तो मैंने ये कह दिया, इसका मतलब आपका ए के जीरो नहीं है, बट sin i by c माइनस sin r by c इज जीरो, जिसे हम कह सकते हैं sin i by c इज इक्वल टू sin r by c, c कैंसल हो गया, sin i इक्वल टू sin r, दैट मीन्स i इक्वल टू r, hence the law of reflection is proved। तो देखा आपने, आपको कितना इजी कंसेप्ट में सिर्फ ये बताना है कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो हाइजीन की थ्योरी से ये बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे प्रूफ हुआ और हमारा पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। थैंक यू।